गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस चैप्टर में हम लोग एक्राइलिक फाइबर स्टार्ट करेंगे। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलीएस्टर तक कर लिया था। हमारा चैप्टर 3 चल रहा है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्राइलिक। एक्राइलिक फाइबर्स आर वार्म फाइबर्स। ये फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर है। एक्राइलिक फाइबर, हम सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सो ये सिंथेटिक फाइबर का एक टाइप है एक्राइलिक। इसे भी केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है फैक्ट्रीज़ में। दीज फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्लॉन एंड एक्रिलेन, यानी इसके यहाँ दो नाम और दिए गए हैं एक्राइलिक के, विच इज़ नोन एज ऑर्लॉन एंड एक्रिलेन। ये इन दो नामों से भी जाना जाता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फाइबर्स आर इट इज़ स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड वार्म विथ क्लोज रिजेम्बलेंस टू वूल। अब देखिए ये फाइबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइबर है, सॉफ्ट है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये ईजीली ब्रेक डाउन नहीं होता, टूटता नहीं। एंड वार्म विथ क्लोज रिजेम्बलेंस टू वूल, और गर्म है वूल की तरह। जैसे हमारा ऊन होता है, हमें जो शीप्स वगैरह से ऊन मिलता है, ये उससे रिजेंबल करता है, उससे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? वूल भी हमें गर्मी देता है, वूलन क्लोथ्स हम विंटर्स में पहनते हैं। तो एक्राइलिक फाइबर भी वार्म फाइबर है लाइक वूल। लेकिन डिफरेंस इतना है कि वूल एक नेचुरल फाइबर है जो हमें एनिमल से मिलता है, और एक्राइलिक इज़ नॉट a natural fiber. Acrylic fiber is a synthetic fiber which we get which we synthesize chemically. The second characteristic are it is resistant to moths. Moths देखिए इंसेक्ट्स होते हैं जो कपड़ों पे लग जाते हैं, कपड़ा खाते हैं, लाइक दीमक वगैरह भी हमारे कपड़ों पे लग जाते हैं। तो ये एक्राइलिक फाइबर इन मॉथ से रेजिस्टेंट है, यानी इस पे ईजीली कीड़ा नहीं लगता। इस फाइबर पर अगर आप इस फाइबर के क्लोथ्स बनाएंगे तो उन क्लोथ्स पे इजीली मॉथ्स का वो नहीं होगा, मॉथ्स यानी कीड़े इस पे इस फाइबर से बने हुए क्लोथ्स पे इजीली नहीं लगेंगे। यूजेस: एक्राइलिक इज़ यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स, सॉक्स, शॉल्स, स्पोर्ट्स वेयर, कारपेट्स एंड ब्लैंकेट्स। अब देखिए जैसा कि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये वूल से रिजेंबल करता है, यानी ये ऊन की तरह ही एक गर्म फाइबर है, इसलिए इस फाइबर के हम लोग स्वेटर्स, सॉक्स और शॉल्स वगैरह बनाते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज़ स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स फाइबर है एक्सेप्शनल इलास्टिसिटी। देखिए ये भी सिंथेटिक फाइबर है। हम इस चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आया है एक फाइबर स्पेंडेक्स फाइबर, जिसके लिए कहा गया है कि स्पेंडेक्स फाइबर है एक्सेप्शनल इलास्टिसिटी। इसका मतलब है कि ये फाइबर जो है वो काफ़ी खींच सकते हैं इसको हम, लचीला होता है बहुत ज़्यादा, इसको आप खींच सकते हो, इलास्टिक होता है बहुत ज़्यादा। दिस फाइबर और ऑल्सो नोन एज लाइक्रा और इलास्टेन। अब देखिए यहाँ पर इसका भी एक अनदर नाम आया है स्पेंडेक्स का। ऊपर अपन ने एक्राइलिक के दो नाम पढ़े थे, ऑर्लॉन और एक्रिलेन। यहाँ स्पेंडेक्स के दो नाम आए, लाइक्रा और इलास्टेन। स्पेंडेक्स इज ब्लेंडेड विद अदर फाइबर्स टू इनकॉर्पोरेट स्ट्रेचेबिलिटी इन द फैब्रिक्स फॉर ट्राउजर्स एंड जीन्स। यूज अबाउट 2% स्पेंडेक्स टू एड टू द comfort and fit while swimwear and sportswear. Fabric have the highest percentage of about 15 to 40%. अब देखिए ये क्या है, जो स्पेंडेक्स है इसको दूसरे फाइबर्स के साथ मिलाया जाता है, क्योंकि हमने बताया बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, ये बहुत ज़्यादा खींच सकते हैं आप इसको, ठीक है, इसलिए इसको दूसरे फाइबर्स के साथ मिलाया जाता है बहुत ही कम क्वांटिटी में। आप देखिए यहाँ पे 2% स्पेंडेक्स मिलाया जाता है जब हम लोग जो फैक्ट्रीज़ में स्विम वेयर यानी स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स और जो स्पोर्ट्स वगैरह में जो कपड़े पहने जाते हैं, स्पोर्ट्स की जो यूनिफॉर्म होती है, ड्रेस होती है, कॉस्ट्यूम कह सकते हैं हम जिसे, तो उसके अंदर सिर्फ 2% स्पेंडेक्स मिलाने पर किसी भी फाइबर के अंदर जो हम फिर जो वो फैब्रिक बनेगा उससे हम जो ये स्विम वेयर और स्पोर्ट्स वेयर बनाएंगे वो काफ़ी कंफर्टेबल और फिट होते हैं। सिर्फ 2% स्पेंडेक्स मिलाया जाता है, 2%, और सिर्फ ये 2% ही उस फैब्रिक को, उस जो कॉस्ट्यूम वगैरह जिससे हम बना रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना देता है। पहनने पर वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं और हमें बिल्कुल फिट आते हैं। अब स्पोर्ट्स वेयर फैब्रिक हैव द हाईएस्ट परसेंटेज। अब देखिए कहा है वाइल स्विम वेयर एंड स्पोर्ट्स वेयर फैब्रिक हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अबाउट 15 to 40%। अच्छा देखिए यहाँ आया है कि ये जो फैब्रिक है ट्राउज़र्स और जीन्स में तो 2% मिलाते हैं स्पेंडेक्स,
और जो स्पोर्ट्स वेयर होते हैं वो कितने ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं, उसके अंदर 15 से लेके 40% तक का स्पेंडेक्स मिलाया जाता है। आप देखिए स्विम वेयर और स्पोर्ट्स वेयर जो होते हैं, हर पर्सन के अकॉर्डिंग आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो आपका हर एक का तो नाप का वहाँ पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं होता, ठीक है। कुछ सिमिलर नाप के कपड़े बना के वो रख देते हैं, वही जो कपड़ा है वो सब जितने भी आते हैं 1 बाय 1 वो सब उसको यूज़ कर लेते हैं 1 बाय 1। तो ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि स्पेंडेक्स की वजह से, उस फाइबर के अंदर स्पेंडेक्स मिलाया जाता है किसी भी दूसरे फाइबर में, और स्पेंडेक्स जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स में और स्पोर्ट्स वेयर में जो स्पेंडेक्स मिलाते हैं उसकी परसेंटेज 15 to 40% होती है। इसलिए उस फैब्रिक के बने हुए कपड़े में कोई भी ईजिली फिट आ जाता है। स्विमिंग पूल्स वगैरह में हर इंसान के लिए तो देखिए कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है किसी सिटी की, अब हर इंसान के लिए तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम बना के नहीं रखेंगे, तो उस फैब्रिक के अंदर क्या है जिसके भी हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम बनाते हैं या स्पोर्ट्स वेयर बनाते हैं उसमें स्पेंडेक्स की परसेंटेज ज़्यादा डाल देते हैं ताकि वो सबको ईजिली फिट हो सकें। हमने पढ़ लिया स्पेंडेक्स की इलास्टिसिटी एक्सेप्शनल होती है, यानी बहुत ज़्यादा हाईली इलास्टिक फाइबर है स्पेंडेक्स फाइबर, इसलिए आप स्पेंडेक्स से बने हुए कोई भी पहने कपड़े वो इजीली स्ट्रेचेबल हो जाते हैं, उसको फिट आ जाते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेंडेक्स आर इट हैज़ एक्सेलेंट इलास्टिसिटी एंड हैंस यूज्ड फॉर मेकिंग फिटेड गारमेंट्स विद स्ट्रेच एंड कंफर्ट। अब देखिए इसकी इलास्टिसिटी की वजह से कि ये बहुत ज़्यादा इसे आप खींच सकते हो, इसलिए इसको जो फिटेड गारमेंट्स होते हैं लाइक हमारे जीन्स हुए, ट्राउज़र्स हुए, इसको बनाने के काम में लिया जाता है। और बहुत थोड़ी सी परसेंटेज ही इन गारमेंट्स को बनाने के लिए ऐड की जाती है स्पेंडेक्स की। जैसे कि ऊपर हमने पॉलीस्टर में पढ़ा था, हमने पॉली कॉटन बनाया था, यानी पॉलीस्टर में हमने कॉटन को ब्लेंड कर दिया था, मिला दिया था दोनों धागों को, दोनों के फाइबर्स को अच्छे से मिला दिया था, तो हमारे पास पॉली कॉटन बन गया। और पॉली कॉटन की जो एब्जॉर्बिंग पावर होती है, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग पावर, वो प्योर पॉलीस्टर फाइबर से हमने देखी थी कि बहुत ज़्यादा होती है। वैसे ही स्पेंडेक्स में किया है, 2 फाइबर्स मिला दिया, यहाँ मेंशन नहीं किया कि स्पेंडेक्स किस फाइबर में मिलाया जाता है, पर वो किसी भी फाइबर में आप इसे मिला सकते हो। और अगर आप इसको किसी भी फाइबर में थोड़ा सा भी ऐड करोगे तो वो फाइबर जो भी फैब्रिक बनेगा उससे वो काफ़ी फिटेड और कंफर्टेबल बनेगा। यूजेस: स्पेंडेक्स इज़ ब्लेंडेड विद अदर फाइबर्स फॉर मेकिंग फैब्रिक्स फॉर स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, स्पोर्ट्स वेयर, टाइट्स, टी शर्ट्स एंड जीन्स। अब ये सारी ही चीज़ें बनाने के लिए स्पेंडेक्स का हम काम में लेते हैं स्पेंडेक्स को। और कैसे काम में लेते हैं, इसका थोड़ा सा अमाउंट किसी दूसरे फाइबर में हम लोग ऐड करके फैब्रिक बना लेते हैं। मैंने बताया था आपको फैब्रिक कैसे बनता है, फाइबर को जोड़ के। फाइबर कैसे बनता है, आप देखिए आपके घर में धागे होंगे, सिलाई मशीन्स वगैरह, तो उसका धागे को ही फाइबर कहते हैं और थ्रेड कहते हैं, और वो थ्रेड भी देखिए आप उसमें से कितने सारे रेशे निकलेंगे, तो वही रेशा फाइबर कहलाता है। Advantages of synthetic fibers. Most of the synthetic fibers have the following advantages. Strength. First है strength। देखिए सारे ही synthetic fibers के कुछ advantages भी होते हैं। पहला advantages जो आया है वो है यहाँ strength, यानी कि इसकी ताकत। These fibers are strong and can withstand heavy weights. अब देखिए फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। आप देखिए एक धागा है, आपके घरों पे होते ही सिलाई मशीन में जो धागे होते हैं, आप उसे इजीली अपने हाथ से तोड़ सकते हो, लेकिन वहीं पर ही आप देखिए जो फिशिंग नेट्स वगैरह होती हैं उसमें भी कितने पतले पतले एक थ्रेड लगे होते हैं, आप उसे तोड़ के बताइए हाथों से, नहीं टूटेगा। तो वो जो फिशिंग नेट का फाइबर होता है वो एक सिंथेटिक फाइबर होता है। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हैवी वेट्स, यानी कि इन फाइबर्स कितना ही आप हैवी वेट डाल दो, इन फाइबर्स से कुछ बनाइए आप, तो उसमें आप कितना ही वेट डालिए इजीली क्या करेंगे, उसको विथस्टैंड कर जाएंगे, सहन कर जाएंगे। द सेकेंड वन इज़ इलास्टिसिटी। दीज फाइबर्स हैव गुड इलास्टिसिटी। अब देखिए सिंथेटिक फाइबर की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। ये काफ़ी लचीले होते हैं, आप इन्हें कितना ही खींच सकते हो। The third one is wrinkle resistant. The fabrics made of these fibers do not wrinkle and require minimum ironing. अब देखिए जो सिंथेटिक फाइबर से जो कपड़ा बनता है उसमें सलवटें कम पड़ती हैं, रिंकल्स कम पड़ते हैं, और बाई चांस पड़ भी जाएँ तो बहुत हल्के से भी अगर आप कम उस पर प्रेस करोगे, हल्के से प्रेस को गर्म करके भी अगर उस पर आप आयरन करोगे उस कपड़े को, तो वो रिंकल फ्री हो जाएगा, उसकी सलवटें जल्दी से साफ़ हो जाएंगी। Cost effectiveness. These fibers are durable, cheaper and easily available. अब देखिए फाइबर्स ड्यूरेबल होते हैं,
चीपर यानी कि ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका यूज़ आप कर सकते हैं। चीपर यानी सस्ते होते हैं, और इजीली अवेलेबल यानी आपको मार्केट में सिंथेटिक फाइबर इजीली मिल जाएंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब देखिए, जहाँ एडवांटेजेस अभी हमने पढ़े हैं वहीं कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। अब वो क्या हैं? मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स हैव द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट है लो मेल्टिंग पॉइंट। These fibers melt easily and hence require careful ironing and low temperatures. अब देखिए, सिंथेटिक फाइबर्स की मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मतलब ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, चिपक जाते हैं। अगर आपने आयरन जो है प्रेस वगैरह हाई टेम्परेचर पे कर दी तो वो प्रेस पर आपका फाइबर लग जाएगा। इसलिए हमें इसकी हैंडलिंग जो है, सिंथेटिक फाइबर को हैंडल बहुत केयरफुली करना चाहिए जब हम उसको प्रेस कर रहे हों। लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। दीज fibers absorb little moisture to or body sweat in hot and humid weathers. The clothes made of synthetic fiber become highly uncomfortable as the moisture is trapped between the skin and the fabric. अब देखिए, सिंथेटिक फाइबर्स के जो बने हुए कपड़े होते हैं प्योर सिंथेटिक फाइबर के, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जो मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। यानी कि आप जानते हैं कि हम लोग कोई भी कपड़ा पहन के कोई भी एक्टिविटी करते हैं, घर में कोई काम करें, आप बाज़ार जाते हैं तो हमें स्वेटिंग, पसीना आता है। तो जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो इजीली पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, फिर कपड़े में आन के वो हवा में एवापोरेट हो जाता है हमारा पूरा स्वेट। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनकी मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी यानी कि जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए अगर आप गर्मी में या ह्यूमिड वेदर, ह्यूमिड का मतलब होता है वो उमस वाला माहौल होता है ना, जब बारिश होती है, बादल आ जाते हैं, गर्मी भी होती है और हवा भी नहीं चलती, तो कितनी चिपचिपाहट और उमस हो जाती है, तो उसको ह्यूमिड वेदर बोलते हैं। तो ऐसे टाइम में अगर हम सिंथेटिक फाइबर से बना कपड़ा पहनेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हाईली अनकम्फर्टेबल हो जाता है हमारे लिए। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो स्वेटिंग हुई हमारी स्किन से, जो स्वेट निकला वो क्या होगा, हमारी स्किन और फैब्रिक के बीच में ट्रैप हो जाएगा। ट्रैप कैसे होगा? क्योंकि जो फैब्रिक है वो तो एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहा, तो वो हमारी स्किन में ही रह जाएगा पानी, इसलिए हमें काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील होगा। द थर्ड वन इज़ इनफ्लैमेबल। दीज फाइबर्स ऑन कैचिंग फायर मेल्ट एंड मोल्टन। अब देखिए, क्या है, जो ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो आग को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, बहुत जल्दी उनमें आग लग सकती है, और जैसे ही उनमें आग लगेगी वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। हॉट फाइबर स्टिक्स टू द स्किन कॉजिंग सीवियर बर्न्स। अब देखिए, जो गर्म फाइबर होगा वो हमारी स्किन से स्टिक यानी चिपक जाएगा, और उससे क्या हो सकता है, सीवियर बर्न्स, बहुत ज़्यादा बर्न हो सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ नॉट एडवाइसेबल टू वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स क्लोज टू अ सोर्स ऑफ फायर, एग्जाम्पल इन किचन्स एंड वाइल बर्स्टिंग क्रैकर्स। अब इसलिए हमें ये एडवाइस दी जाती है कि जब भी हम सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ कोई कपड़ा पहने तो कोई किसी भी फायर के सोर्स के पास ना जाएं। लाइक किचन हुआ, किचन में नहीं जाना चाहिए, या अगर आप कोई क्रैकर, पटाखे वगैरह बर्स्ट कर रहे हो, फोड़ रहे हो, तो तब भी हमें सिंथेटिक फाइबर से बना कोई कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अगर ज़रा सी भी चिंगारी हमारे कपड़ों पर आ गई तो वो मेल्ट हो सकते हैं, हमें बर्न कर सकते हैं। The fourth one is non-biodegradable. These fibers are non-biodegradable and hence contribute to pollution. अब देखिए, ये फाइबर जो हैं सिंथेटिक फाइबर्स, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब कि इनसे बना हुआ कपड़ा इजीली एनवायरनमेंट में डिकम्पोज नहीं होता। देखिए, आपने देखा ही होगा, यूजुअली हमारे कभी हम लोग कचरे वगैरह के जो डस्टबिन्स रखे होते हैं हमारे रोड साइड्स पर, उस पर हमें कई पॉलीथीन्स नज़र आती हैं, बहुत से कपड़ों के टुकड़े नज़र आते हैं, पैचेस नज़र आते हैं, तो फटे पुराने टुकड़े भी कोई कपड़ों के फेंक के चला जाता है। तो जब इन वेस्ट को हम लोग डिकम्पोज करने के लिए ज़मीन के अंदर बरी कर देते हैं, लैंडफिल करते हैं, तो ये कई सालों तक भी डिकम्पोज नहीं होते, नहीं गलते। जो ज़मीन में हमारे जो डिकम्पोजर्स होते हैं, छोटे मोटे कीड़े, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इनके ऊपर एक्शन नहीं कर पाते, इन्हें डिकम्पोज नहीं कर पाते, ज़मीन में नहीं गला पाते, तो ये काफ़ी लंबे वक्त तक ज़मीन में प्रेजेंट रहते हैं, और इसी वजह से ये लैंड पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। और ना ही सिर्फ लैंड पॉल्यूशन, अगर आप सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ कोई भी कपड़ा या कोई भी ऑब्जेक्ट जलाओगे जो वेस्ट मटेरियल में आता है, जैसे कि प्लास्टिक के कप्स जो हुए, प्लास्टिक के डिस्पोजल्स वगैरह होते हैं, अगर आप उन्हें जलाएंगे तो आप देखेंगे कि एक ब्लैक कलर का फ्यूम निकल रहा है जलाने पर।
तो ब्लैक कलर का फ्यूम भी क्या करता है, अगर आपने उसको सांस से ले लिया, अपने लंग्स में चला गया तो आपको कैंसर कर सकता है। एनवायरनमेंट में जाएगा तो पॉल्यूशन तो क्रिएट करेगा ही करेगा क्रिएट, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और पॉल्यूशन कॉजिंग होते हैं। नाउ इन ये 2 एक्टिविटीज़ हैं, इन्हें आप स्किप कर देते हैं इन एक्टिविटीज़ को। इन एक्टिविटीज़ में कुछ नहीं है, बस इस फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर अब हम स्ट्रेंथ नापेंगे अलग अलग फाइबर्स का। इस एक्टिविटी में ये करना है कि आपको अलग अलग जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं लाइक नायलॉन और कुछ यहाँ 2 देखिए कॉटन, वूल और सिल्क भी दे रखा है, ये नेचुरल फाइबर है। यहाँ 4-5 आपको कुछ फाइबर ले लेने हैं अलग अलग। अब क्या करना है, उन्हें एक ऐसे धागे से बांध के उसके नीचे एक ये हैवी वेट लटकाना है। जो आपको डिस्क शेप नज़र आ रहा है ये वेट है, हैवी ऑब्जेक्ट है ये, इसको आपको इस हुक से बांध के इसके ऊपर लटकाना है। अब लटकाने की वजह ये हुई कि सारा प्रेशर इस डिस्क का, ये जो हैवी वेट आपको नज़र आ रहा है, इस डिस्क का सारा प्रेशर इस फाइबर पे पड़ेगा इनके, और इसलिए हम लोग क्या करेंगे इस एक्टिविटी में स्ट्रेंथ देखी गई है। एक के बाद एक इसके ऊपर डिस्क लगाए जाएंगे और हमें वो पॉइंट नोट करना है जब जिस पॉइंट पर आकर ये फाइबर टूट जाए, तो वही इसकी स्ट्रेंथ होगी। सारे फाइबर्स का अलग अलग स्ट्रेंथ होगी, हम देखेंगे कि सारे फाइबर्स अलग अलग स्ट्रेंथ के होंगे। और नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में जो सिंथेटिक फाइबर है वो ज़्यादा, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। लाइक वूल, कॉटन, सिल्क जो है ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे 2-3 डिस्क में, लेकिन जो नायलॉन है, रेयॉन है और ये जो एक्राइलिक, स्पेंडेक्स वगैरह होंगे उसके फाइबर्स जो होंगे वो बहुत सारा वेट उठा पाएंगे। इस एक्टिविटी में सिर्फ इतना ही है। और इस सेकंड एक्टिविटी में हमने 2 फाइबर्स की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी देखी है, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। इसमें भी हमने कुछ नहीं करा, 2 मग्स लिए थे, उनको वाटर भर दिया था और एक कॉटन का और एक नायलॉन का फैब्रिक लेके उसे डिप करा था। फिर उसको फिर 10-15 मिनट बाद हमने उन फैब्रिक्स को निकाल के देखा था और हमने ये नोटिस करा था कि किस ग्लास में पानी कितना है। तो हमने ये नोटिस करा था कि जो कॉटन का जो पीस हमने जिस ग्लास में डाला था, पानी वाले ग्लास में, उसका पानी कम है नायलॉन वाले के कंपैरिजन में। जिस पानी के ग्लास में हमने कॉटन डाला था वो कॉटन ने क्या करा, ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया और जब हमने उस कॉटन को निकाला तो उसका पानी कम रहा। फिर जब हमने नायलॉन फैब्रिक निकाला दूसरे ग्लास से तो हमने देखा कि उसके पानी में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आया है। तो इससे हमें ये पता चला कि कॉटन फाइबर ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है नायलॉन फैब्रिक के कंपैरिजन में। और कॉटन नेचुरल फाइबर है, नायलॉन सिंथेटिक फाइबर है। तो इस एक्टिविटी से हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनकी मॉइस्चर यानी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम होती है। 2 ग्लास लिए थे, उनको पानी से भर दिया था और दोनों के ही पीसेस, कॉटन के और नायलॉन के पीसेस हमने दोनों में डिप करे थे। तो कॉटन का जो फैब्रिक था उसने ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब किया था। दैट्स इट। ये 2 इतनी सिंपल एक्टिविटीज़ हैं। नाउ प्लास्टिक स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ वी विल लर्न अबाउट प्लास्टिक्स। हमने पढ़ा था पॉलीस्टर का बना होता है प्लास्टिक, पॉलीस्टर फाइबर्स का। Plastic, a class of synthetic or man-made materials, are also produced by the chemical process called polymerization. अब देखिए सिंथेटिक को आप मैन मेड भी बोल सकते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं या सिंथेटिक मटेरियल होते हैं उन्हें आप मैन मेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसे इंसानों ने बनाया है। ठीक है, नेचुरली हमें नहीं मिले प्लांट से या एनिमल से, इंसान बना रहे हैं तो ऑब्वियसली मैन मेड। ठीक है, अब इसे एक केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है प्लास्टिक को, और उस प्रोसेस का नाम है पॉलीमराइजेशन। अब व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन ये अभी अपन आगे देखेंगे। प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर रिपीटिंग यूनिट्स, मोनोमर्स। अब देखिए पॉलीमर्स हम लोग हमारी प्रीवियस क्लासेस में आई थिंक पढ़ चुके हैं या प्रीवियस चैप्टर्स में। पॉली का मतलब होता है, ये जो पॉलीमर आया है यहाँ वर्ड, इस पॉलीमर का ये 2 वर्ड से मिलके बना होता है। एक होता है पॉली जिसका मतलब बहुत सारे, और मर का मतलब होता है यूनिट्स। ठीक है, इकाई, सबसे छोटी यूनिट, उसको मर बोलते हैं, MERE, मर। तो पॉलीमर का मतलब हो गया बहुत सारी इकाइयाँ या बहुत सारी यूनिट्स जो किससे मिलकर बनती हैं, मोनोमर्स से। अब मोनोमर्स का मतलब है, मोनो का मतलब होता है एक। यहाँ जो ये मोनो वर्ड आया है मोनोमर के अंदर, MONO, मोनो, मोनो का मतलब होता है 1। मोनो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर 1 को, एक क्वांटिटी को, 1 क्वांटिटी को। ठीक है, मोनो जहाँ पे भी आ जाए तो मतलब एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1। तो बहुत सारे मोनोमर्स को, एक जैसे मोनोमर्स, सिमिलर रिपीटिंग यूनिट्स आया है यहाँ पे, सिमिलर। तो मोनोमर्स भी कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ हम
कोई दूसरा फैब्रिक या फाइबर प्लास्टिक बनाने में ऐड नहीं कर रहे। जैसे हमने पॉली कॉटन बनाया था, स्पेंडेक्स को मिक्स करा था, वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ एक ही सिमिलर रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है। रिपीटिंग यूनिट का मतलब एक के बाद एक, जैसे यहाँ पर दे रखी है ना, एक जैसी 3 रिपीट हो रही हैं, एक जैसी का मतलब सिमिलर, रिपीटिंग यूनिट से यानी यूनिट का मतलब इकाई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पॉलीमराइजेशन किस में होगा प्लास्टिक बनाने के लिए? सिमिलर रिपीटिंग यूनिट्स में, ठीक है। ईदर इन लीनियर और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। अब देखिए जो यहाँ 2 आपको दे रखे हैं ए और बी में, ये अरेंजमेंट है, ठीक है। ये तो लीनियर अरेंजमेंट है, लीनियर मतलब लाइन जैसा। ये क्रॉस लिंक्ड है, क्रॉस लिंक्ड का मतलब होता है आपस में जुड़ा हुआ। अगर आप इन लीनियर अरेंजमेंट को आपस में कनेक्ट कर दोगे तो वो क्रॉस लिंक्ड कहलाएगा, ठीक है। अब रिपीटिंग यूनिट कैसी होती हैं प्लास्टिक में? सिमिलर हैं, रिपीटिंग यूनिट्स मोनोमर्स हैं। अब या तो वो लीनियर शेप में हो सकती हैं अरेंजमेंट में, या क्रॉस लिंक्ड शेप में हो सकती हैं, ठीक है। इसे बारीकी से समझने की ज़रूरत है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत आसान है। रिपीटिंग यूनिट्स हैं, इसका मतलब है कि एक जैसी यूनिट्स सेम जैसी हैं। देखो आपको ऐसा लग रहा होगा ना, पर्ल्स गोल 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 गोल, यहाँ आपको समझाने के लिए बनाया गया है डायग्राम। एक जैसी यूनिट है जो खुद को रिपीट कर रही हैं। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, रिपीट कर रही हैं एक जैसी। अब या तो ऐसे लीनियर फॉर्म में हो सीधी सीधी, या क्रॉस लिंक्ड फॉर्म में हो, यानी आपस में जुड़ी हुई। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स हैव क्रॉस लिंक्स दैट लिंक वन पॉलीमर चेन टू अनदर। अब देखिए जो क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं ये आपस में क्रॉस लिंक्ड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, जो क्या करते हैं एक पॉलीमर को दूसरी चेन से, एक पॉलीमर चेन को, ये एक चेन है, इसको दूसरी चेन से क्या कर रही हैं, लिंक कर रही हैं, जोड़ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तो पूरी एक चेन है, 3 चेन दे रखी हैं जो कि आपस में कनेक्टेड है, और कनेक्टेड भी किससे हैं? मोनोमर से कनेक्टेड है। बीच में आपको यहाँ पे 3 दिख रही हैं, यहाँ नीचे वाली लाइन में 2 हैं, ठीक है, 2 इधर और ये 2 इधर। ध्यान से देखिए आप अपने इस डायग्राम को अपनी बुक्स में। तो ये जो 3 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं, तो ये क्या है? ये भी वही यूनिट है जिससे ये चेन बनी है, ठीक है। और रिपीटिंग यूनिट्स क्या है? ये देखिए, ये है मोनोमर। ये एक जो आपको सर्किल दिख रहा है ना, ये एक मोनोमर है जो आपस में जुड़ के जिसने एक चेन बनाई है। फिर ये आपस में, ये चेन आपस में क्रॉस लिंक्ड है, तो ये क्रॉस लिंक पॉलीमर कहलाएगा। ये लीनियर पॉलीमर है, लीनियर मतलब सीधा सीधा अरेंज्ड है। ये देखिए यहाँ पे ये एक यूनिट है, इधर देखिए आप ए वाले को, ये एक यूनिट है। अब ये आपस में एक यूनिट मिलकर, जो मोनोमर से मिलकर लीनियर अरेंजमेंट के फॉर्म में बने हुए हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे लीनियर और लाइटली क्लोज लिंक्ड और जितना भी है आगे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब हमारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।